ब्रिक्स में रशिया के इनिशिएटिव पे 1998 में इस तरह की बातें शुरू हुई थी, और लेकिन फॉर्मली ये 16 जून 2009 में हुआ। उससे पहले 2-3 फोरम चलते थे जो जिसमें एक आरआईसी था, रशिया इंडिया चाइना का एक फोरम था जो आपस में हम लोग बातचीत कुछ करते रहते थे। फिर अपना एक आईबीएसए था, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। ये फोरम का बातचीत चलती रहती थी। रशिया ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया, और 2009 में जब ये हुआ तो शुरू में इसमें 4 सदस्य थे, इंडिया ब्राजील, हाँ, रशिया इंडिया चाइना ब्राजील, और फिर जल्दी ही साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बन गया। और अभी हाल के दिनों में इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई 10 सदस्य हैं इसके। अर्जेंटीना को भी आना था, लेकिन 2023 में वहां पे इलेक्शन हुए, नई सरकार आई और उसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। उसने कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं बनना चाहेंगे। मैं संख्या की दृष्टि से एक जल्दी से बता दूं, ब्रिक्स के जो देश हैं, 10 देश हैं, ये दुनिया के 46% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन उसमें 46% ब्रिक्स देशों में है। दुनिया का जो टोटल लैंड मास है, जो क्षेत्रफल है, उसका 25% इन 10 देशों में है। दुनिया की टोटल जीडीपी का 35% इन देशों में है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा और आ गया है, मैं उसको इसलिए कर ले रहा हूं कि वो हम लोग चूंकि सोशल मीडिया के लोग हैं, दुनिया का 40% इंटरनेट यूजर जो है वो 40% यूजर इन 10 देशों में है। और एक और इंटरेस्टिंग है, ये जो है ये उन केवल 5 देशों का है, क्योंकि उसके बाद ये देश आए हैं जो इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान। 2022 की फिगर है। जो डिजिटल पेमेंट है, हम लोग को लगता है ना कि आज हिंदुस्तान में बड़ी मुश्किल सब डिजिटल पेमेंट, कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि तुरंत बैंक, भाई क्यूआर कोड देना, क्यूआर कोड दीजिए, तुरंत भुट्टा खाइए, चाय पीजिए, कुछ करिए, खरीदारी कीजिए, वो आप क्यूआर कोड शुरू हो गया। लेकिन डिजिटल पेमेंट में रशिया 2022 की बात है, 87% रशिया में डिजिटल पेमेंट हो रहा था टोटल पेमेंट का, चाइना 86, साउथ अफ्रीका 81%, ब्राजील 77, इंडिया महज 35% था। आज की तारीख की लेटेस्ट फिगर नहीं है, वो अगले किसी कार्यक्रम में खोज के निकाल लेंगे। लेकिन प्रोफेसर अखिल, मैं शुरुआत इसी से कर रहा हूं, अमेरिका इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है कि वो नॉन डॉलर ट्रेड ना बढ़ने पाए? उसको क्या दिक्कत है भाई? ट्रेड अगर हो रहा है और नॉन डॉलर ट्रेड में भी हो रहा है, तो अमेरिका ऐसा क्यों इस बात को चाहता है कि नहीं डॉलर की चौधराहट चलती रहे, जिसको ब्रिक्स के देश कहीं ना कहीं, जो खास करके रशिया और चीन, उस नॉन डॉलर ट्रेड को ज्यादा बढ़ावा, और ईरान भी ज्यादा बढ़ावा देने के पक्ष में है। प्रोफेसर अखिल, जरा हम लोग को समझा दीजिए ये मामला क्या है। देखिए आनंद जी, अगर सरल भाषा में समझा जाए तो अगर एक सुपर पावर हो जाए पूरे विश्व के अंदर या आपकी कॉलोनी के अंदर या मोहल्ले के अंदर, वो ज्यादा खतरनाक है या 4-5 बराबर के टक्कर वाले लोग हों जो आपस में भिड़ते रहें और सामान्य जनता शांति से बैठी रहे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो गुट निरपेक्षता की बात की थी वो किस परिप्रेक्ष्य में की थी? उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में की थी कि देखिए, हम इंपॉर्टेंट देश हैं। जैसे ही आपने आंकड़े दिए कि जो देश अमेरिका की सुप्रीमेसी और दादागिरी के खिलाफ हैं, उनके पास हर तरह से मेजॉरिटी है, उनके पास कंजम्पशन है, तो अमेरिका कैन नॉट इग्नोर दिस जो पावर सेंटर्स हैं। भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, चाइना को इग्नोर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो अपने नुकसान के लिए करेगा। इसलिए गुट निरपेक्षता की बात हुई थी। अब ये डॉलर की सुप्रीमेसी, हर जगह डॉलर में ट्रेड होगा, डॉलर मजबूत होगा या कमजोर होगा, लोगों की इकोनॉमी खराब हो जाएंगी, अपनी करेंसी को संभालने में लोगों का दिमाग लग जाएगा। तो ये सोचा गया, एक ऑल्टरनेटिव सोचा गया ब्रिक्स के अंदर कि हम अगर डॉलर में ट्रेड को खत्म करेंगे और आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो जो डॉलर की सुप्रीमेसी है और अमेरिका की सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी। ये एक नॉर्मल फिनोमेना था। अब आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा था आनंद जी कि मोदी जी इतना झुकते क्यों चले जा रहे हैं, दोहरे क्यों होते चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आनंद जी आपको भी पता है, सारे पैनलिस्ट को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है क्यों दोहरते। देखिए, मुश्किल क्या है मोदी जी के साथ आज तक, और फिर आपने ये भी बताया कि जब वो ये G7 में जा रहे हैं और कनाडा के अंदर जा रहे हैं और क्या होने की संभावना है। देखिए, मैं जो परिदृश्य देख रहा हूं, जो होना है और जो होगा और जिससे मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, देखिए मोदी जी के साथ वहां पे 2 चॉइसेस होंगी, या तो वो अडानी जी को बताएं या अपनी इमेज को बचाएं। अब आप जरा कल्पना कीजिए, एक डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी
अगर आपके सामने खड़ा होगा और ये पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो सीज फायर कराया मैंने कराया या डीजीएमओ ने कराया, आप बताइए। ऐसे प्रश्न में अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए जो आनंद जी, आप क्या जवाब देंगे? अगर आप ये जवाब देते हैं कि डीजीएमओ ठीक कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हैं, वो कहता है 15 दिन के अंदर ये अदानी जी को अरेस्ट करो भाई, खत्म करो ये केस, एक्सपर्टाइट करो, इनको अंदर करो। अब तो दूसरा केस भी खुल गया है, सैंक्शंस का मामला भी खुल गया है, क्योंकि अगर ईरान से आपने इंपोर्ट किया है और चोरी छुपे अडानी पोर्ट के अंदर आए, अगर वो सच है तो मामला तो बड़ा गंभीर है। अच्छा, भारतवर्ष के अंदर उस पर आपने इंक्वायरी नहीं कराई, जिस चीज में अमेरिका के अंदर इंक्वायरी चल रही है। अगर आप ये कहते हैं नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब आप सही बात कह रहे हैं, हम झूठ बोल रहे थे, तो आप ये बताइए भारत में आके क्या मोदी जी की वो स्थिति नहीं हो जाएगी जो अडानी जी की पाकिस्तान से वापस आने के बाद, जब उन्होंने वहां जाके जिन्ना की मजार पे मत्था टेका था और उनको सेकुलर कहा था, जिस प्रकार की बीजेपी आरएसएस के लोगों ने उनका विरोध किया था, वैसा विरोध मोदी जी के साथ नहीं होगा। तो मैं तो इसी बात से आश्चर्यचकित हूं कि मोदी जी जा क्यों रहे हैं, क्योंकि जाके जो मुझे दिख रहा है, अगर ये सब ना हो, मेरी परिकल्पना हो, मेरी कल्पना हो तो बात दूसरी है, लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा, पड़ोस में कौन बैठा है आपके? पड़ोस में चीन बैठा है। चीन ने अपनी सुप्रीमेसी भी सिद्ध कर दी, जिस प्रकार से उसके फाइटर प्लेन्स ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई और उनकी कंपनी के शेयर बढ़ गए, उससे ये सिद्ध हो रहा है जो पड़ोसी है। अच्छा, ये आपको इसे कोरिलेट करना पड़ेगा रूस और यूक्रेन से। भाई यूक्रेन को सबने वादा किया था ना, अमेरिका ने वादा किया था, नेटो ने वादा किया था कि हम आपका समर्थन करेंगे, सारा करेंगे, आप रूस से भिड़ जाइए। उसे खड़ा कर दिया, झाड़ पे चढ़ा दिया और उसके बाद सब भाग गए। आज के तारीख में डोनाल्ड ट्रंप उनको धमकी दे रहे हैं कि हमने आपको किया इसलिए अपने मिनरल्स हमको दे दीजिए। तो ऐसे अमेरिका जैसे मित्र पे आप विश्वास कर रहे हैं, और अगर आपका वो मित्र है तो बारे बार जब आपके अधिकारी ये बार बार कह रहे हैं तो आपकी इज्जत रखते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप 13वीं बार ना कहें और 14वीं बार ना कहें और ये कहें कि चलो ठीक है यार, मेरा दोस्त है, डीजीएमओ के नाम पे अपने देश पे इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन जीतना चाहता है, मैं अभी चुप रहूंगा, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब ये है आपके नैरेटिव को भी फेल कर रहे हैं और वहां आपको एक ट्रैप में लेने के लिए बुलाया गया है। तो जो एक आपके पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने का एक विकल्प आपके सामने खुल गया था, वो उस देश के लिए आपने कर दिया है जो बार बार आपको धमकी दे रहा है, टैरिफ को कम करा रहा है। अब तो उसकी लड़ाई जो है एलन मस्क से भी शुरू हो गई है। तो अब मोदी जी को यह भी वहां मानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा, इस बार एलन मस्क सरकार या इस बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, ये भी चूज करना। खैर सरकार तो ट्रंप की बन गई, दूसरा उनका टेन्योर है, उसके बाद उनको बनना नहीं है, लेकिन जो आपस की लड़ाई है, और मोदी जी मिलके आए थे एलन मस्क से, इन्होंने बुलाया नहीं था, उनके बच्चों को भी खिलाया था। तो एक विकल्प और खुल गया है जब मोदी जी विल हैव ए डिफिकल्ट चॉइस टू मेक।